गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप सब जो भी आपको काम ई लर्निंग के द्वारा करवाया जा रहा है, आप सभी विषयों का काम साथ साथ में कर रहे होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कुछ नया सीखेंगे और कुछ पहले पढ़े हुए विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज भी हम आगे बढ़ने से पहले पीछे जो 3 दिनों में हमने काम किया है, पहले हम उस विषय की दोहराई करेंगे। बच्चों, अगर आपको याद हो तो पिछले 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हमने क्या क्या किया था, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सोमवार को हमने स्पर्श पाठ्यपुस्तक का जो कविता है आत्मत्राण, उसकी व्याख्या की थी। याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए? ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने वो कविता पढ़ भी ली होगी और उसकी व्याख्या को समझा भी होगा और उसके कठिन शब्दों को भी समझने की कोशिश की होगी। उससे अगले दिन हमने क्या किया था? हमने आत्मत्राण जो कविता है उसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं, हमने उन पर चर्चा की थी। और मुझे इस बात की भी आशा है कि आप सब ने उनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी कुछ हद तक समझ लिए होंगे। और तीसरे दिन मतलब बुधवार को हमने आत्मत्राण कविता के जो भाव स्पष्ट करने थे, वो भाव कैसे स्पष्ट करने थे, पंक्तियाँ कुछ दी होती है कविता की, तो उनके भाव अर्थात उन पंक्तियों के का मतलब क्या है, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, हमने उस विषय पर भी चर्चा की थी और अच्छी तरह से समझा था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो हमने उनका उत्तर किस प्रकार से देना है। इसके अतिरिक्त हमने उस कविता के जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन पर भी चर्चा की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि केवल अभ्यास के प्रश्नों पर निर्भर नहीं रहना है। अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ हमें जो कविता के अन्य प्रश्न हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और वो बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी विस्तार से चर्चा की थी। और मुझे पूरी आशा है कि आपने वो प्रश्न जो हैं अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो आत्मत्राण कविता है वो किस पर आधारित है, सिर्फ इस बात पर चर्चा करूंगी। वैसे तो पिछले 3 दिनों में हमने उसी कविता पर चर्चा की है। आत्मत्राण कविता, आत्म अर्थात स्वयं और त्राण अर्थात रक्षा, यानी कि खुद की रक्षा करना। और आत्मत्राण कविता जो है उसके कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये एक प्रार्थना गीत है। क्यों प्रार्थना गीत है? क्योंकि कवि इसमें प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? भगवान से, कि हे भगवान, बेशक आप मुझे दुख दो, तकलीफ़ दो, लेकिन उन दुखों को झेलने की शक्ति भी आप ज़रूर देना, ताकि कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, अगर वो स्थिति मेरे सामने बन भी जाए तो मैं उस स्थिति का सामना पूरी शक्ति से कर सकूं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि चाहे सुख के दिन आए, चाहे दुख के दिन आए, लेकिन भगवान को हमेशा हमें याद करना ही चाहिए। और चाहे दुख की घड़ी ही क्यों ना हो, चाहे सुख की घड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा पर किसी प्रकार का संदेह या शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अगर हमें दुख दे रहा है तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति
उन दुखों से पार उतरने का साहस, हिम्मत भी हमें ज़रूर देगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो आपकी जो स्पर्श पुस्तक है उसका पाठ है, जिसका नाम है ततारा वामीरो कथा। कथा अर्थात कहानी। और जैसे ही मैंने नाम पढ़ा तो सुनकर आपको क्या लगा होगा कि ये कैसी कहानी होगी? पता है बच्चों, ततारा और वामीरो जो है वो दो नाम हैं। किसके किसके नाम हैं? ततारा लड़के का नाम है और वामीरो लड़की का नाम है। और एक बात बताऊं, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा बताऊंगी कि ये कहानी जो है वो कहाँ की है, इस कहानी में कौन कौन है, किस प्रकार से ये कहानी कहाँ पर नया मोड़ लेती है, इस बात पर पहले हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा बताऊंगी कि ये जो पाठ है ततारा वामीरो कथा किस जगह की कहानी है। ये अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। लोक कथा मतलब लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कथा। वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहानी जो है वो सुनाई गई थी। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को ततारा वामीरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। अर्थात इस द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और वहाँ पर बहुत सी कबीलाई जातियाँ जो हैं, कबीले के जो लोग होते हैं वो रहते हैं। और उन लोगों के अपने अपने रीति रिवाज, पर्व, परंपराएं थी। और इन परंपराओं को किस प्रकार से लोगों द्वारा माना जाता था, उस विषय पर भी इस पाठ में बताया गया है। पता है बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो लोग रहते थे, जो कबीलाई या जनजातियों के जो लोग रहते थे, उनकी अपनी एक विशेष परंपरा भी थी। और उस परंपरा के अनुसार या उस परंपरा को अगर कोई नहीं मानता था तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती थी। और इस परंपरा को तोड़ने के लिए इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से ततारा और वामीरो ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन भी किया गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है उसे शुरू करने से पहले मैं आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ। वो रिक्वेस्ट क्या है आपको पता ही होगा कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। और किताबें खोलने के बाद आपने कौन सा पाठ खोलना है? ततारा वामीरो कथा। और उसके लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। किसी भी पाठ को आरंभ करने से पहले हम पाठ प्रवेश जो है वो पढ़ते हैं। और पाठ प्रवेश में क्या होता है, उस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाती है कि पाठ जो है वो किस पर आधारित है, उसकी रूपरेखा क्या है। वैसे तो रूपरेखा मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले ही बता दी है, लेकिन अब हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत मतलब ये पाठ। ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। वो द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप। ये द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का मतलब होता है नफरतें, ईर्ष्या। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को, युगल कौन होता है? जैसे जोड़ा, उस युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। और वो युगल कौन सा था? ततारा और वामीरो। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का
बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने, तत्कालीन मतलब जो अब का समाज है, उसके सामने एक मिसाल क्या होती है? उदाहरण कायम करने वाले इस युगल को, युगल कौन सा है? तंतारा और वामीरो को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बच्चों, पाठ प्रवेश से हमें ये पता चला कि ये कहानी कहाँ की है। इस कहानी में तंतारा और वामीरो को अपना बलिदान देना पड़ा, और बलिदान देने का कारण क्या था, उस विषय पर हम पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ जो है अब हम वो शुरू करते हैं। तो हमारी कथा शुरू होने लगी है, और सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में ही पढ़ेंगे। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, मतलब छोटा सा अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी या क्रम, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबारी जनजाति जो वहाँ के कबीलाई लोग हैं, जो जिस कबीले के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी आदिम संस्कृति, आदिम का मतलब होता है जहाँ से उस संस्कृति या सभ्यता ने आरंभ किया हो। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। और जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, और इनके विभक्त अर्थात अलग अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। लोक कथा कौन सी होती है? जो लोगों द्वारा सुनाई जाती है। तो वो कथा, वो कहानी आज भी दोहराई जाती है। तो बच्चों, पहले पेज पर ही उसके पहले पैराग्राफ में हमने अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़ा कि पहले ये दोनों एक ही द्वीप थे, लेकिन इस पाठ में बताया गया है कि धीरे धीरे ये अंडमान और निकोबार जो है वो दोनों अलग अलग द्वीपों में बट गए, और उसके बटने का कारण क्या था, अब हम आगे वो पढ़ेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि कहानी में अब आगे क्या हुआ है। अब कहानी शुरू होती है कि सदियों पूर्व की, बहुत समय पहले की बात है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। युवक अर्थात नौजवान, वो लड़का, उसका नाम क्या था? तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर मतलब तैयार रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु का मतलब होता है बल्कि, समूचे अर्थात सारे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसीलिए जो निकोबारी लोग थे उसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो नेक और ईमानदार था और सबकी सहायता करता था। वो केवल अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि पूरे द्वीपवासियों की सेवा करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित का मतलब होता है चर्चा में था, मतलब दूर दूर तक जो तंतारा है उसकी वीरता के चर्चे थे और सभी लोग उसे जानते थे। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते मतलब याद करते, और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय, मतलब दूसरे गांव में जब भी कोई फेस्टिवल मनाया जाता तो उसे खास तौर पर बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी। वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था, और साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से, आत्मीय का मतलब होता है अपनापन,
वो प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक इंसान में, किसी भी व्यक्ति में वो अपनापन खोज ही लेता था, अर्थात सबके साथ प्रेम के साथ रहता था। अपने साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। अब वो किस तरह के कपड़े पहनता था उसके बारे में भी बताया गया है बच्चों। पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पोशाक, पोशाक मतलब ड्रेस के साथ वह अपनी कमर में सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। उसकी लकड़ी की तलवार के बारे में सभी लोग जानते थे और लोगों की ये राय थी, मत अर्थात राय, कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियाँ थी। अद्भुत मतलब अनोखी, दैवीय मतलब जो भगवान की तरफ से दिव्य शक्तियाँ उसे मिली हुई थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित मतलब जो चर्चा में थे, साहसिक, साहसिक का मतलब होता है हिम्मत से भरे हुए कारनामों, कारनामे होता है उसके वो जो कार्य करता था के कारण लोग बाग तलवार में, उसकी जो लकड़ी की तलवार थी उसमें अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसकी जो तलवार थी वो तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, रहस्य थी अर्थात सभी लोग ये सोचते थे कि उसकी तलवार जो है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ था। उसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण था कि वो तलवार लकड़ी की थी, लेकिन लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उसमें दिव्य शक्तियाँ थी, इसीलिए सभी को बहुत हैरानी होती थी। अब बच्चों, हमने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये पूरे का पूरा किस पर आधारित था? तंतारा पर। तो इस पैराग्राफ में हमें तंतारा के विषय में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चला। जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी के स्वभाव की विशेषताएं आ जाए तो अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं हेडिंग बनाकर, तो 5 में से 5 नंबर मिलने की संभावना होती है। तो आपने भी वैसे ही करना है और प्रत्येक पाठ में से जो मुख्य पात्र होते हैं उनके स्वभाव की विशेषताएं प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें तंतारा के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में पता चला है। मैं आपसे अगली कक्षा में उस पर भी चर्चा करूंगी और आपसे ही पूछूंगी। चलिए, पर आपसे पूछने से पहले मैं आपको अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर उसकी कितनी विशेषताओं के बारे में हमें पता चला, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कि तंतारा जो है वो नेक और मददगार व्यक्ति था। बिल्कुल सही, कि वो केवल अपने गांव के लोगों की ही मदद नहीं करता था, बल्कि सभी लोगों की मदद करता था, चाहे वो उसके गांव के होते थे, चाहे वो उसके गांव के नहीं भी होते थे। उसके बाद उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही आकर्षक थी। और इसमें हम उसकी पोशाक के बारे में भी लिख सकते हैं कि तंतारा पारंपरिक पोशाक अर्थात वस्त्र पहना करता था और उसके कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार टंगी रहती थी। और क्या हम कह सकते हैं कि वो आत्मीय स्वभाव वाला व्यक्ति था। आत्मीय का मतलब होता है अपनापन खोजने वाला, कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो प्रेम से व्यवहार करता था, प्यार से व्यवहार करता था, इसलिए आत्मीय स्वभाव उसका विशेष गुण था। तो बच्चों, अभी तक हमने 2 या 3 ही गुण जो हैं या विशेषताएं जो हैं वो हमने पढ़ी है। अब हम आगे बात करते हैं। बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। अथक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, परिश्रम मतलब मेहनत के बाद। शाम के समय समुद्र किनारे वो घूमने के लिए निकल पड़ा। अब समुद्र के किनारे शाम के समय कैसा नज़ारा था उसका वर्णन किया गया है।
सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार का मतलब होता है हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शने शने क्षीण होने को थी। मतलब पक्षियों की जो शाम की आवाज़ें होती हैं, शने शने का मतलब है धीरे धीरे, वो कम हो रही थी, मध्यम हो रही थी। क्षीण का मतलब गायब हो रही थी। उसका मन शांत था। किसका मन? ततारा का। विचार मग्न, वो विचारों में डूबा हुआ था। ततारा समुद्री बालू पर, समुद्री बालू, बालू का मतलब होता है रेत। यहाँ बालू जो है वो भालू नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, ये ब के साथ है। बालू, बालू का मतलब होता है रेत। ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मतलब वो तो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक से उसकी आवाज़, किसकी आवाज़? एक गीत की आवाज़ जो है उसके कानों में पड़ी। गीत गाता गाता हुआ कोई प्रतीत हो रहा था उसे। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था। तंद्रा भंग करना का क्या मतलब होता है? तंद्रा का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। टूट जाना, यानी कि उसकी एकाग्रता भंग हो गई। चैतन्य होते ही, चैतन्य का मतलब होता है अलर्ट, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा सजग होकर वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? गीत के स्वर बह रहे थे, अर्थात गीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उस ओर बढ़ने लगा। वह व्याकुल, विकल का मतलब है व्याकुल, व्याकुल होकर, बेचैन होकर उसी तरफ आगे बढ़ता गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। अंततः, अंततः का मतलब होता है आखिर में, उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। युवती मतलब लड़की पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में, मतलब शाम का समय था, और वो जो गीत गा रही थी उस गीत के विषय में बताया गया है। जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध, बेसुध मतलब बिना होश में, एक टक मतलब टकटकी लगाकर समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। कौन से रंगों को देख रही थी? कि सूर्य डूब रहा था और डूबते हुए सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थी, और उसको देखते देखते वो एक गीत गा रही थी, और ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य पर आधारित गीत था। तो बच्चों, इससे आगे क्या हुआ था ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना पाठ मैंने आपको सुनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उतने पाठ को बहुत अच्छे से समझोगे। कहने का मतलब ये है कि ये ततारा और वामीरो की कथा है। ततारा लड़के का नाम है और वामीरो लड़की का नाम है। और वहाँ के जो लोग थे, जिस गांव के वो थे, उस गांव में कौन कौन सी परंपराएं थी, किस प्रकार से उन परंपराओं का पालन किया जाता था, और अगर उन परंपराओं का पालन नहीं किया गया तो क्या हुआ, इन सब बातों पर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।